कंगना रनौत के निर्देशन में बनी फिल्म इमरजेंसी को सेंसर बोर्ड ने लंबे वक्त से रोक रखा था। फिल्म में खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े एक बड़े हिस्से पर आपत्ति दर्ज करवाई गई। वो सीन काटे गए। उसके बाद फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हुई है। फिल्म कैसी है, उसके मजबूत और कमज़ोर पहलू क्या हैं, अब उन पर बात करेंगे। फिल्म का पहला शॉट फ्रेम पर लिखा आता है साल 1929 आनंद भवन, नेहरू परिवार का घर। इंदिरा नाम की बच्ची अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रही है। बच्चे भागते हुए घर में आते हैं। हम कुछ महिलाओं को देखते हैं। उनमें से एक इंदिरा गांधी की बुआ विजय लक्ष्मी है। उनके बगल में खड़ी वो महिलाएं हैं जिनका क्रेडिट्स में एक्स्ट्राज वाली प्लेट के नीचे नाम आता है। कायदे से आपका सबसे पहले ध्यान विजय लक्ष्मी पर जाना चाहिए था, लेकिन आप उन एक्स्ट्राज को देख रहे हैं। उसकी वजह है कि अलग अलग गुटों में बटी इन महिलाओं के सिर एक ही दिशा में घूम रहे हैं, जैसे उनसे कहा गया हो कि आपको बस बातें करने की एक्टिंग करनी है। बातें नहीं करनी, बस एक्टिंग करनी है। ये फ़र्क है दोनों में। खैर, 2 सीन बाद इंदिरा अपने दादाजी के पास जाती हैं। वो उन्हें इंद्रप्रस्थ की कहानी सुनाते हैं। छोटी इंदिरा के दिमाग में बचपन से इस बात का बीज पड़ जाता है कि दिल्ली जिसकी हुई, ये देश उसका हुआ। स्क्रीन प्ले के स्ट्रक्चर के लिहाज से इस पॉइंट को इंसाइडिंग इंसिडेंट कहते हैं, यानी वो पॉइंट जहाँ से आपके जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी यात्रा शुरू होती है या उसके जीवन में बदलाव आता है। ये इंसाइटिंग इंसिडेंट का मजबूत नमूना तो नहीं है, मगर फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। बता दें कि आगे का सफ़र सुगम नहीं होने वाला। इमरजेंसी की राइटिंग आगे वही गलती करती है जो सैम बहादुर ने की थी। फिल्म बेसिक स्क्रीन राइटिंग के स्ट्रक्चर का पालन करने की जगह बस एक किस्से से दूसरे किस्से पर जंप करती है, कूदती जाती है। किसी लार्जर देन लाइफ शख्सियत के जीवन में बहुत कुछ घटता है। उनकी पूरी कहानी दिखाने के लिए फिल्म एक छोटा मीडियम पड़ सकता है। ऐसे में आप सीन को एंगेजिंग बनाने की जगह बस उसे रख देते हैं कि वो है वहाँ पे। उस सीन से पहले क्या घटा, उसके बाद क्या हो रहा है, उससे कोई सरोकार नहीं, कोई कनेक्शन नहीं है। बस छूकर निकल जाने से नुकसान ये होता है कि आप अपने किरदारों को ह्यूमनाइज नहीं कर पाते। वो इतिहास के पन्नों से निकले पात्र बनकर रह जाते हैं। वो ऐसे इंसान क्यों हैं, उनके आंतरिक मतभेद क्या हैं, ऐसे इंसान बनने के पीछे कैसी नींव पड़ी है, इन सबको जगह ही नहीं मिलती। नतीजतन आप उन किरदारों के लिए कुछ महसूस नहीं कर पाते। कोई रिश्ता नहीं बनता आपका उनसे, और जब कुछ महसूस ही नहीं होगा हो तो आप ऐसे इंसानों की कहानी क्यों जानना चाहेंगे, ये सवाल है। बाकी फिल्म से दूसरी शिकायत ये है कि अधिकांश किरदारों को बस सिंगल नोट में समेट कर रख दिया गया। जैसे आप संजय गांधी को गुस्से में देखते हैं। फिल्म की राइटिंग ये सुनिश्चित करती है कि आप अगले हर सीन में उस आदमी को इसी तरह देखें। उसके किसी दूसरे शेड से आपको परिचित नहीं करवाया जाएगा। ऐसा ही जेपी नारायण और अटल बिहारी वाजपेयी के केस में भी होता है। जब आप सेफ खेलने की कोशिश करते हैं और अपने किरदारों को एक ही रोशनी में दिखाना चाहते हैं, तो ऐसे में एक्टर्स के पास भी अपनी रेंज एक्सप्लोर करने का कोई स्कोप नहीं होता, कोई ऑप्शन नहीं बचता। यही वजह है कि इमरजेंसी कंगना रनौत, अनुपम खेर और श्रेयस तलपड़े के सबसे औसत कामों में से एक है, जबकि ये तीनों बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। फिल्म में बहुत खामियाँ हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि उसके पास अपने कुछ सॉलिड मोमेंट्स नहीं हैं। जैसे जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री आवास छोड़ रही होती हैं, तब वहाँ काम करने वाले लोग भावुक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें अपने साथ ले चलिए, हम फ्री में काम करेंगे। यहाँ आपको आपके किरदार के ह्यूमन साइड का एक पहलू देखने को मिलता है। इसी तरह एक और सीन आता है जब इंदिरा बिहार जाती हैं। यहीं से आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे, नायिका जन्म होता है। यहाँ फिल्म अपनी नायिका को गर्दन ऊपर करके नहीं देखती, बल्कि उसे आई लेवल पर लेकर आती है। लेकिन मसला यही है कि ऐसे मोमेंट्स बस चुनिंदा हैं, गिनती भर है। इमरजेंसी में हिंदी के अलावा कई किरदार बांग्ला, फ्रेंच और तेलुगु भी बोलते नजर आते हैं। कुछ जगहों पर ऐसे डायलॉग्स को हिंदी में डब किया गया, लेकिन कई मौक़ों पर ओरिजिनल भाषा को रहने दिया गया, जो कि ठीक बात थी। बस दिक्कत ये थी कि सीन को पूरी तरह से समझने के लिए सबटाइटल होते तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन इमरजेंसी से ये हमारी सबसे हल्की शिकायत है। बाकी आप समझ ही गए हैं। आज के रिव्यू में इतना ही। मैं हूं यमन और कैमरा के पीछे हमारे साथी जतिन। शुक्रिया।